तो नवंबर के बाद कर सकते हो, पहली बात। और उतने में ही इन लोग के इतने नंबर आए हैं। आई मस्ट से कि बोर्ड्स में जो बच्चे लोग नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है, ये कंप्लीटली एक अच्छे स्ट्रैटेजी का नतीजा है। ठीक है ना, 100% बोल रहा हूँ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। ठीक है। और जिसके 75 से ऊपर 80 आ गए हैं, 85 आ गए हैं, ठीक है, एज गुड एज उसके 90 आ गए, फिर 95 आ गए, फिर 98 आ गए। ठीक है, तो उसमें क्यों मेहनत करना, वो गया वो यहाँ पे है। बहुत सारी क्लासेस जानते हो सभी, मैं किस क्लास को रिफर कर रहा हूँ। 10th में हुआ बना करके रखते हैं कि भाई परसेंट लाओ, परसेंट लाओ। पेरेंट्स को भी अलग ही पागल बना रखा है। ठीक है, जब तक टीचर तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तब तक तुम्हें कैसे सही पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि रैट रेस में चले जाओ, आईआईटी भी कि आईआईटी करो भाई कि चलो रैट रेस में चले, बट डू समथिंग विच इज मोर यूजफुल फॉर यू। ठीक है ना, जिसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो, जो फ्यूचर को शेप करे। ठीक है, एंड दैट इज नॉट बोर्ड्स, लेट मी टेल यू। ठीक है ना, सो दैट इज देयर। ये इतना क्यों ज्ञान दे रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि वाकई यू डोंट हैव टू लुक टुवर्ड्स द बोर्ड्स राइट नाउ। हाँ, बोर्ड की तरफ देखना नहीं है, कि एक ही मतलब है कि बोर्ड्स के लिए ना रिपीटेटिव प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, रिपीटेटिव प्रैक्टिस नहीं करनी कि एक ही क्वेश्चन को 5 बार बना करके देख रहे हो। जैसे ही मैं आज मान लो क्लास ले रहा हूँ ना, ठीक है, तो घर में जाकर के आज अगर तुम उस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी, तुम उस क्लास के नॉलेज का, ठीक है, मोर और लेस 50% ज्यादा तुम खो दे रहे हो। ठीक है, 50% ज्यादा तुमने लूज कर दिया। आज का आज पढ़ लिया तो कंप्लीटली 100% ग्रास्प भी हो जाएगा, और दैट इज द करेक्ट वे टू स्टडी। ठीक है, एक रूल होता है, रूल टू मेमोराइज, है ना, या फिर मेमोरी टिप, है ना। रूल टू मेमोरी एड समझो, दिमाग में तुम्हारे हेल्प मिले। किसी को आवाज आ भी रही है कि मैं ऐसे किसी हवा को बात कर रहा हूँ, आ रही है ना तुम्हें आवाज? यस सर, आ रही। तो रूल टू मेमोरी एड ये है कि तुरंत 5 मिनट बाद ही उस चीज को एक बार रिवाइज कर लो, जो भी पढ़ रहे हो उसको, है ना। व्हाट इज दिस? सबसे पहले तो तुमने एक बार पढ़ लिया, कोई पढ़ा दिया तुम्हें, या फिर तुमने खुद सेल्फ स्टडी कर ली, तो उसके 5 मिनट बाद फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, ये फर्स्ट रिवीजन 5 मिनट बाद वैसे होना चाहिए, वाकई मैं बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होता है। बट इन द स्कूल यू कैन नॉट डू दिस ऑलवेज, इन द क्लास यू कैन नॉट डू दिस ऑलवेज, क्योंकि 5 मिनट बाद तो तुम्हारी दूसरी क्लास रहती है। लेकिन 5 मिनट में एकदम ग्लिम्स करके पलटा करके देख लो, तो बहुत ही ज्यादा वो मतलब इफेक्टिव है। फिर वन डे सेकेंड रिवीजन होना चाहिए, एक दिन बाद। ठीक है, फिर 7 दिन बाद थर्ड रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ रिवीजन जो है वो लगभग 7 दिन के बाद में 30 डेज में हो जाना चाहिए। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि 7 दिन के बाद 8 दिन कर दिए तो सर कितना परसेंट एफिशिएंसी चलेगा, समझ रहे हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बट दिस इज अ जनरल गाइडलाइन जिसमें परमानेंट मेमोरी में चली जाती है फिर वो हमारे। साइंस लोग साइंस बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। ठीक है? ये वन वे है परमानेंट मेमोरी में डालने का। दूसरा वे क्या है? दिन रात उसी के बारे में सोचते रहो। तो दिन रात जब सोच ही रहे हो तो सभी इंक्लूड हो गए फिर तो। ठीक है तो ये है परमानेंट मेमोरी का गोल्डन रूल। आज जाकर के उसको रिवाइज करो। इस भरोसे मत रखो कि यार ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो जब रिकॉर्ड हो रहा है फिर कभी देख लेंगे। अगर ऐसा होता तो ये इतने रिसर्चेस के बाद ये सब डेटा जो निकल करके आते हैं, ठीक है, ये यूजलेस होते फिर तो, है ना। एंड तुम खुद सोचो, 1.5 घंटे की पढ़ाई को तुम 7 दिन बाद कर देख करके दोबारा उसी क्लास को पूरा देख रहे हो। ठीक है, नॉट अ इफेक्टिव वे टू डू द थिंग्स। फिर तो जा करके फिर कोई दूसरा एग्जाम निकालो। इफेक्टिव पढ़ाई नहीं करनी तो जेई मत करो। ठीक है, यू हैव टू डू द थिंग्स इन द टफर वे। मतलब बुरा लगता है, कल ही तो पढ़ा है, अब याद रहेगा, एक दिन में रिवीजन करने की क्या जरूरत है, मेरा दिमाग तो सुपर कंप्यूटर है भाई, किसी का नहीं है। ठीक है, सो बोर्ड्स हम लोग इस समय करेंगे, है ना। और आज ही एक दिन में ये पढ़ने वाले हो, या फिर इवनिंग कर लो, ये 5 मिनट को 5 मिनट को क्या करते हो, उसी दिन तो नहीं पढ़ पाते हो। तो जनरली ये इंडिया में या फिर किसी भी स्कूल में एवरी इवनिंग हो जाएगा वो, है ना। इवनिंग में रिवाइज कर लो करके, इन द इवनिंग टाइम। इवनिंग में तुम एक बार बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, एसएल अरोरा वगैरह को फिजिक्स पार्ट के लिए एक बार रीड कर लो। ठीक है, रीड बस बोल रहा हूँ, उसको एकदम परफेक्ट नहीं करना तुम्हें, क्योंकि परफेक्ट करने के लिए तो तुम पढ़ोगे ही ना कॉम्पिटिटिव को। ठीक है, तो चलो ऐसा करो, एसएल अरोरा पढ़ने से पहले कोई भी डीसी पांडे या फिर एचसी वर्मा, ठीक है, डीसी पांडे, एचसी वर्मा, और क्या बोलते हैं, सिंगेज। ठीक है, किसी के पास किसी भी इंस्टीट्यूट का और है, जैसे कि हो सकता है रेजो हो, एलन हो, बंसल हो। ठीक है,
वहां से एक बार डीप अंडरस्टैंडिंग बना लो, उसके बाद सीबीएसई के लिए एसएल और ऐसे 5 मिनट में क्विक ग्लांस कर लो, 5 मिनट, ठीक है ना। तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। फिर बोर्ड्स के लिए जब नवंबर आएगा, तो तभी भी मैं तुम्हें बोलूंगा कि जो अच्छे स्टूडेंट हो और जिनको डर नहीं लग रहा है फिलहाल, और तुमने साल भर अगर ऑनेस्टली ये वाले पैटर्न से पढ़ाई करी है, ठीक है, तो अभी नवंबर दिसंबर में मत पढ़ो, जनवरी के अटेम्प्ट के बाद शुरू करना। एंड मैं बता रहा हूँ, राशिका ने, शालिनी ने, ठीक है, प्रशंसा ने, विवेक ने, और हाँ, ये चारों को तो मेरे परफेक्टली याद है, ये चारों ने ना जनवरी के बाद ही पढ़ा है। मोर और लेस मेरा हर स्टूडेंट जनवरी के बाद ही पढ़ा है, ठीक है, मोर और लेस, क्योंकि मैं क्लास लेता ही था फुल जनवरी अटेम्प्ट तक फुल, मतलब जेई का ही पढ़ाई चलते रहेगा। तो ये सबके सबने जनवरी के बाद में पढ़ करके ही 94% लाए हैं। एंड एकदम चैलेंज करके कहता हूँ, पूरे कोरबा में इतने कम टाइम में पढ़ करके इतने एफिशिएंसी से कोई परसेंट नहीं ला सकता जितना डीएलसी वाले लेकर के आते हैं, ठीक है। दिस सम स्टूडेंट जिनके मैंने देखा है 96 97 भी परसेंट आ रहे हैं, ठीक है, और उनमें से काफी लोगों का जेई में कोई परसेंटाइल नहीं है, बहुत बेकार परसेंटाइल, ठीक है। तुम जान ही रहोगे, ये चारों में, इनमें से तो अच्छे किए हैं जेई में, सब लोगों ने अच्छे नहीं किया, बट सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा कर लेंगे शायद। आ जाएंगे, जनवरी अटेम्प्ट इनका उतना अच्छा नहीं गया था, मार्क्स आ जाएंगे। अब्राहम लिंकन ने एक बार एक बात कही थी यार, तुम पहले भी बताया होगा मैंने, कोई बता सकता है किस बात के बारे में रेफर कर रहा हूँ? ऐसा कुछ बोला था उसने कि जिस्ट को समझो, वर्ड टू वर्ड नहीं कोट कर पाऊंगा। उसने बोला कि इफ आई वुड बी गिवन 20 आवर्स, ठीक है, टू कट अ ट्री, 20 आवर्स टू कट अ ट्री, ठीक है, तो बोलता है कि मैं 18 आवर्स तो शार्पेन कर दूंगा अपने एक्स को, ठीक है, एक्स को शार्पेन करने में लगाऊंगा, है ना। डेटा में भी अप एंड डाउन, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, समझ रहे हो। वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या कर रहा है, वो करेक्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, ठीक है ना, अपने लर्निंग प्रोसेस को खुद समझ रहा है वो, ठीक है। स्टूडेंट के लिए अगर बोले तो यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम सबसे अच्छा कैसे समझते हो, ठीक है। इसी क्लास में अल्फिया के समझने का तरीका अलग हो सकता है, आर्य के समझने का तरीका अलग हो सकता है, हर्षिता को पता होगा कि मैं उसी दिन 2 बार रिवीजन कर लेती हूँ तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो तुम अपने मेथड को देखो और उसके लिए बेस्ट करो, अगर तुम्हारे पास कोई मेथड इजात नहीं है कुछ भी, तो जो स्टैंडर्ड तरीके हैं ये देखो, इन स्टैंडर्ड तरीकों को फॉलो करो, इन स्टैंडर्ड तरीकों को फॉलो करो, ठीक है। महान गलतियां मत करो कि एक सब्जेक्ट को 15 दिन के बाद पढ़ रहे हो, हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही है, टेक्स्ट बुक बातें हैं ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए, यू हैव टू रीड एवरी सब्जेक्ट एवरी डे। अब ये मेंटेन कर पाना इतना मुश्किल होता है कि आज मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में मन लग गया और मैथ्स ही मैथ्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम सोचते जाओगे तो फिर कभी नहीं बचेगा, कम से कम, ठीक है। मैं तुम्हें अगर मान लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2+2+2 दे रहा हूँ, और किसी दिन तुम्हारा इसमें ग्राफ्स बनाते बनाते 4 घंटे हो गए, इसमें ग्राफ्स बनाते बनाते 2 घंटे हो गए, ठीक है, तो हाफ एन आवर कर लो तीसरे को, ठीक है, लेकिन दो, तभी कंटिन्यूटी बने रहेगी उस चीज की, ठीक है। इन माई जेई प्रिपरेशन सम हाउ, मेरे को इस बात को मेरे सर ने जब बोला मुझे, ठीक है, तो मैं उनके बात को ना एकदम ब्लाइंडली मान लिया कि चलो सर बोल रहे हैं तो सही होगा। तो मैंने मतलब मेंटेन करके रखा हमेशा कि हाँ, मेरा ये रहता था, मैं हर दिन सब सब्जेक्ट पढ़ता था, लेकिन 2+2+2 नहीं पढ़ता था, 4+2+हाफ जैसा पढ़ता था, जैसा बोल रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हें जस्ट टू गिव योर परसेप्शन की मैंने, है ना, कैसे जेई निकाला। तो मेरा बैकग्राउंड बहुत ही वीक था, मैं जिस स्कूल से आता था, 8 साल मैंने स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करी है, 10 साल, 10 years आई हैव स्टडीड इन द स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड में समझते हो टीचर कैसे होते हैं, माहौल कैसा होता है, ठीक है, टीचर खुद ही देख देख करके पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, वो क्वालिटी वो इम्पार्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है, मतलब वाकई एक लेवल चाहिए होता है, उस माइंडसेट में नहीं ला पाते थे। फिर मैं डीएवी चले गया, तो रिलेटिवली बेटर टीचर मिले, बट अगेन समझ रहा हूँ कि वहाँ पे भी सीबीएसई का बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ही ज़्यादा सीबीएसई सब कुछ है। फिर 11th 12th में मैंने विशाखापट्टनम से पढ़ाई करी, और मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा आवर्स डेडिकेट किए, बहुत। तुम में से अगर किसी को लग रहा होगा ना कि वो 6 घंटा पढ़ लेगा 6 आवर्स और निकाल लेगा,
ठीक है, तो तुम जेई का रिजल्ट आने दो, तुम्हें दिख जाएगा तुम कितने पानी में हो गए तुम 10th का टॉपर, 12th का टॉपर, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, आई वुड बी वेरी ब्लंट ऑन दिस। ठीक है, यू हैव टू स्टडी। ठीक है, कम से कम यू हैव टू स्टडी 10 to 12 आवर्स। यू हैव टू। 3 घंटे की क्लास करो ना यहाँ पे, तो 3 घंटे के बाद तुम्हारा कम से कम मतलब 8 घंटे का, 7 घंटे का कम से कम सेल्फ स्टडी यार होना चाहिए। ठीक, तुम में से अगर कोई ऐसा होता ना जो मुझे प्रोडिजी लग ही जाता, ठीक है, प्रोडी लग जाता मतलब, ठीक पर्सनल मत लेना, बट समझ रहे हो ना, ऐसा कोई जो 5th क्लास से जेई की तैयारी कर रहा है और पढ़ते पढ़ते 10th में उसका ये लेवल हो गया कि ही जस्ट हैज टू मेंटेन द थिंग, तो मैं तुम्हें बोलता कि चलो 5 और 6 आवर की सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। क्योंकि तुम टॉपर्स का इंटरव्यू सुनोगे तो बोलेंगे वो 5 आवर्स पढ़ो, 6 आवर्स पढ़ो। ठीक है भाई, वो ऑल इंडिया रैंक 1 है। ठीक है, उसकी बात सुन रहे हो तुम, वो तुमसे बहुत तेज है, फर्क है तुम लोगों में। ठीक है ना, उसका दिमाग तेज है या फिर उसने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है, वी डोंट नो, बट हमें अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लेवल पे तुम हो, ठीक है, मोर और लेस तुम्हारे जैसे लेवल पे मैं था। तुम्हारे क्लास में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझसे एक्सेप्शनली ज्यादा होशियार है, अपने समय के हिसाब से कंपेयर करके बता रहा हूँ, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे एक्सेप्शनली कमजोर है। पूरी एंटायर तुम्हारी क्लास में जो बैच अभी बैठी हुई है ना, इसमें बहुत सारे तुम में से ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा शार्पर हैं। ठीक है, मैं लाइन से नाम गिना देता हूँ। ठीक है, अल्फिया है, अरिंदम है, आर्या है, देवेंद्र है, हर्ष है, हर्षिता है, खुशी है, निकिता है, परिधि है। ठीक है, आई डोंट नो नीचे में और कौन कौन है, लिस्ट और मैं लाता हूँ। ठीक है, देर इज निकिता, परिधि, सार्थक, सावेश, शाश्वत, सृष्टि एंड सौरभ। ठीक, नन ऑफ यू इज फार ऑफ। ऐसा भी नहीं है कि तुम मेरे 90% दिमाग से कम हो, सब मेरे बराबर के लेवल की हो। ठीक है, तो यू कैन एम फॉर दिस थिंग। ठीक है, बट याद रखो ये करना होगा। ठीक है, जेई में जो बंदा कट ऑफ पूछा मेरे से आकर के, ठीक है, उसको वहीं पीट दूंगा मैं। ठीक है, कट ऑफ का तो गेम ही नहीं है। कट ऑफ ला करके क्या करोगे? कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, क्या कट ऑफ भाई? किसको बोलते हैं कट ऑफ? आई डोंट नो कट ऑफ। ठीक है, 300 मार्क्स का होना है, वैसे कट ऑफ 90 होगा, ले ले। ठीक है, जनरल के लिए 100 होगा, चलो बहुत ही अच्छा हो गया, तो 90 हो जाएगा वैसे कट ऑफ, बट कट ऑफ से नहीं लेना देना तुम्हें। ठीक है, इफ यू वांट अ डिसेंट कॉलेज यू हैव टू गेट 150। डिसेंट मतलब जस्ट एनआईटी रायपुर पहुंच गए। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू गेट टू 230 240, समझ रहे हो, ट्राई टू एम फॉर 240। इतनी बड़ी बात नहीं है यार, एक दो बार रिवीजन होगा ना, बहुत आसानी से आ जाते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अंडरलाइन फैक्ट क्या है ये बताओ मेरे को। इतना आसानी नहीं है, मतलब मैं बोल दिया तो 4 लोग हंसेंगे जा करके। ठीक है, कि इतने आसान नहीं है, अच्छा सर ला करके दिखाएं। अंडरलाइन अजम्पशन ये है कि तुम ये कर रहे हो, ये तुमने पर डे दिया है ना, ये पर डे दे करके तो देखो, और नहीं आया ना तो मेरे को आकर के बोलो। हो ही नहीं सकता तुम जैसे लोग, जितना दिमाग है तुम में, ना कर पाओ। कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। जस्ट आई डोंट नो कहाँ चले गए, बट वी शैल बी स्टार्टिंग। पीछे है। somebody has some doubt तो पूछ सकता है कि क्या करें कैसे करें। हमारे ब्रोशर में एक बात लिख रखी है, अगर तुमने कभी हमारा ब्रोशर पढ़ा होगा तो, कोटेशन है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, देन यू आर देन यू आर प्लानिंग, ठीक है, टू फेल। किस प्रकार की प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हूँ? यू हैव टू मैंडेटली चंक आउट 8 9 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। यू हैव टू चेक आउट अ प्लान कि तुम हर दिन पढ़ पा रहे हो, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ने से तुम्हें सबसे अच्छा समझ में आने लग रहा है, कौन से बुक की लैंग्वेज तुम्हारे लिए सबसे ईजी है। ठीक है, एक मैं ना आइस ब्रेक करना चाहूंगा यार, तुम लोग सभी एस्पिरेंट हो
और मेरे को अपने समय पे इस चीज का बहुत प्रॉब्लम था, ये जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। सभी लोग क्या करते थे, मेरे स्कूल में एच सी वर्मा पढ़ते थे, ठीक है, और एक बहुत भयानक क्रेज थी कि एच सी वर्मा बहुत अच्छी बुक है, अनडाउटेडली बहुत ही मार्वेलस बुक है, बट मुझे नहीं समझ में आता था इससे, ठीक है। तो मैं तो फंस जाता था, मुझे 100% बुक समझ में नहीं आता था, ना मुझे रीड करने में मजा आता था, ठीक है। तो मैं डीसी पांडे पढ़ता था, तो सब लोग मुझे नीचे देखते थे, ठीक है, सब लोग मुझे ऐसे देखते थे कि अच्छा डीसी पांडे पढ़ता है, लोकल बुक पढ़ता है। अरे मुझे किस तरीके से समझ में आ रहा है तो तुम्हें कैसे पता, ठीक है। मेरे समझने का तरीका ये है कि मैं इसे समझ जाता था, फिर मैं ऐसी बार मैं रीड करता था, बिल्कुल रीड करता था, बट आई हैव नेवर सॉल्व दिस बुक इन एंटायरिटी। मैंने नहीं बनाया, शायद इस बुक को मैंने 15% बनाया होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लर्निंग पैटर्न को सूट नहीं कर रहा था सम को, है ना। बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एचसी वर्मा अच्छी बुक नहीं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो अगर तुम कोई सोर्स से पढ़ रहे हो ना और उससे तुम्हें समझ में आ रहा है तो पढ़ो उससे, लेकिन तुम्हें एट द मेन टाइम थोड़ा सा रैशनल होना पड़ेगा। रैशनल मतलब जब सभी लोग बोल ही रहे हैं कि भाई एचसी वर्मा अच्छी बुक है तो एचसी वर्मा से पढ़ो, तो मैं भी पढ़ता था कुछ कुछ पार्ट जो मुझे समझ में नहीं आता था, ठीक है। सभी लोग बोलते हैं उसका ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 करो, तो मैं भी कोशिश करता। हाँ, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 मैंने बहुत बनाया, बनाया मैंने, जिस चैप्टर में मजा आता था पढ़ने में ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 एचसी वर्मा के बनाता था, ठीक है। लेकिन एकदम यूजलेस सोर्सेस मत पढ़ो, यूजलेस सोर्सेस का मैं कुछ नाम गिना दूंगा, उसमें भले ही तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, फिर भी उसको एक आध बार ही रीड करो, फिर स्टैंडर्ड सोर्सेस की तरफ जाओ। स्टैंडर्ड मतलब जिसमें अच्छी बातें लिखी तो हो, ठीक है ना। हर वो चीज जो समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि वो सही चीज थी इसलिए तुम्हें, ठीक है, सरल लिख देना तो समझ जाओगे ना। कुछ मैं ऐसी बात कर दूं, कुछ टफ तुम्हें चैलेंजिंग क्वेश्चन दूं ही ना, तो तुम समझ तो जाओगे, बट क्या करोगे जो सही चीज को नहीं समझे हो जाकर के, मतलब टफ चीज को नहीं समझे हो, ठीक है। एक जान रहे हो अभी अभी एक दूसरी एकेडमी खुली है हमसे अलग होकर के, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। स्टूडेंट्स आते हैं वहां पे, मैं पूछता हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है, तो बोलते हैं हाँ समझ में आ रहा है, फिर मैं कंटेंट देखता हूँ क्या पढ़ा रहे हैं, तो वही बात है, कंटेंट ही ऐसा पढ़ा दो कि लोग समझ तो जाएं, बस उस कंटेंट का कोई फायदा ना हो। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। बहुत ये डेरिवेशन करते हो, इफ समबडी हैज सम डाउट तुम पूछ सकते हो स्ट्रेट अवे। डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या बात है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिराइव कर रहा है क्या? डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, इसके लिए सी क्या निकल कर के आएगा वो देखेंगे, ठीक है। देखो ये स्टैंडर्ड है सीबीएसई का, सीबीएसई लिखो कहीं पे नोट्स में, ठीक है, जहाँ पे मैं सीबीएसई लिखता हूँ सीबीएसई तरीके से करता हूँ। सीबीएसई का बहुत ही 5 सितारा क्वेश्चन है समझो। वी वोल्ट की बैटरी लगाई, सी का कैपेसिटेंस लगाया, चाहे पैरेलल प्लेट हो चाहे दुनिया में कोई भी कैपेसिटर हो, जिसे आगे जाकर के स्पेरिकल पढ़ेंगे, आगे जाकर के सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल सीबीएसई में नहीं है अब, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग क्यू इक्वल टू सीवी तो लिखेंगे ही, ठीक है ना, क्यू इक्वल टू सीवी लिखेंगे, बट ये सी का एक्सप्रेशन निकालना होगा हम लोग को। तो जब जब क्यू बाई वी आ जाए ना, उसी को हम लोग सी नाम देंगे, उसी चीज को सी नाम देंगे क्यू बाई वी के, ठीक है। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाते हो तो एट स्टेडी स्टेट ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे क्यू आ जाता है, यहाँ पे माइनस क्यू अपीयर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। अच्छा तुम लोग एक टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हो कि कैपेसिटर में मैं कितना चार्ज है बोलूं तुम्हें, तो तुम बोलोगे कि सर एक प्लेट में प्लस क्यू है और एक प्लेट में माइनस क्यू है, बट हम लोग इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर है चार्ज क्यू करके, ठीक है। अगर एग्जामिनर तुमसे जबरदस्ती पूछना चाहे, ठीक है, या फिर समझो टेक्निकली एकदम टेक्निकली बात करना चाहे, तो टेक्निकली हम लोग बोलेंगे कि टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, जीरो है, क्यों, क्यू प्लस माइनस क्यू, ठीक है ना। बट कन्वेंशनली हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनली, कन्वेंशनली मतलब एक रूल के हिसाब से, नियम हमारा ये है
charge on the capacitor is taken as total charge on capacitor is taken as the charge on the positive plate of the capacitor। ठीक है, ये बात कभी कोई गधा एग्जामिनर भी होगा तो वो पूछेगा जबरदस्ती कि, क्योंकि समझ रहे हो, समझ रहे हैं यार कि प्लस क्यू माइनस क्यू है तो टोटल चार्ज तो जीरो है, बट टेक्निकली हम लोग ये नहीं बोलेंगे कैपेसिटर में चार्ज नहीं, तो वो कन्वेंशनली हम लोग ये बोलेंगे कैपेसिटर में चार्ज है, क्यू है। ठीक है, तो ये निकालना है हम लोग को। तो ऐसा मान लो कि कैपेसिटर ना डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, कैपेसिटर के प्लेट्स जो है वो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और यहाँ पे एयर है या फिर वैक्यूम है ऐसा मान लो इसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पढ़ चुके हो एक बार इस चीज को, याद करो क्या। हेलो, हाँ हाँ बताइए। हम्म, आप कल से एनरोल करना चाह रहे हैं, तो मैं एक बार अपनी क्लास में आपको क्लास बताऊँ। ठीक है ना, तो क्या क्या करते थे याद करो। यहाँ पे ऐसा करके बोला करते थे कि क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते इधर के डायरेक्शन में होगा, और इसके चलते माइनस क्यू के चलते भी इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी कितना होगा, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, जिसमें ए क्या चीज है, एरिया ऑफ द प्लेट है, एरिया ऑफ द प्लेट। कौन से एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये ऐसे करके रखे हुए हैं ना रियलिटी में लोग, तो ये वाला एरिया के बारे में, ये एरिया। तो नाउ हम लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें ये भी याद होगा कि ई डॉट वी क्या होता है, ऐसा याद है कि तुम ई डॉट डी एल का जो इंटीग्रेशन है वो डी वी होता है। इंटीग्रेशन है, फुल लूप में नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लूप में नहीं कर रहे हैं, है ना, ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से पोटेंशियल। ठीक है, तो v इक्वल टू ई इंटू एल लिख सकते हैं यहाँ पे, एल यहाँ पे हमारे लिए डी है, ई डॉट डी आर लिखता था मैं हमेशा, नहीं याद है तो बताओ यार यहाँ पे, अगर ये याद नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम याद है। है सर। अभी कुछ लोग ये बोलना चाह रहे होंगे कि सर हम लोग तो लिखते ऐसा है ना, माइनस ई डॉट डी आर, रियलिटी में तो ये एक्सप्रेशन है माइनस। ठीक है, तो माइनस मैंने मैग्नीट्यूड वाइज लिया है सोच लो, या फिर ऐसा सोच लो, अगर ये मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, रियलिटी तो यही है। देखो यार, मैंने हायर जगह से लोअर जगह का लिया है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी ली है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ली है। ठीक है, सही है, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछो। चलो करके दिखाता हूँ मैं, अगर एकदम ही अल्ट्रा हार्ड ही नर्ड हो, सीबीएसई में तो ऐसे लिखने से समझ जाते हैं वो, जैसे इस जगह को 1 मान लो, इस जगह को 2 मान लो 1 मिनट के लिए, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, तो अगर मैं 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करूँ, सोचना 1 से लेकर के 2 तक अगर इंटीग्रेट करूँ, तो ये dv क्या बनेगा, v2 माइनस v1 बनेगा। ठीक है, और ओके, मैं जब ई डॉट डी आर लगा रहा हूँ तो 2 से 1 की तरफ जा रहा हूँ ना रियलिटी में, ई डॉट डी आर वाले साइड को देख लेते हैं। ये सब को कोई मतलब नहीं यार, मैं तुम्हें कंडेंस करके बताऊंगा। 2 से 1 की तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इधर भी 2 से 1 लिख देते हैं, एक ही मतलब था। तो यहाँ पे बेसिकली v1 माइनस v2 आ जाएगा, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी ना हमारे लिए, क्योंकि v1 तो छोटा वोल्टेज है ना, v1 नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये वाला जो नेगेटिव आ रहा होगा वो उसको कट कर देगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस ऑफ v2 माइनस वी वन, इसी v2 माइनस वी वन को v लिखा है मैंने, और ये माइनस ने इसको कट कर दिया है।
ठीक है, इसलिए v इक्वल टू ई डी आ रखा है। ठीक है, अब ये डेरिवेशन जो मैं करके दिखा रहा हूँ कंप्लीटली यूजलेस, तो घर में बैठ करके आराम से देख सकते हो वीडियो। सीबीएसई में कैसे लिखना है ये देखो, व्हाट यू हैव टू राइट इन सीबीएसई। ग्रीन में जो डाल रहा हूँ वही सीबीएसई में लिखना है। स्टेटमेंट्स फॉर्म कर लेना मन के, ठीक, तुम ये लिखना कि वी नो ई, वी नो v इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक, सीधा, चाहो तो cos जीरो भी लिख सकते हो क्योंकि डॉट था ना, वो डॉट प्रोडक्ट। ई क्या चीज है, ये चीज का सम, ये चीज दिखाना होगा तुम्हें वहां पे करके, देखती इतना करके दिखाना होगा। फिर तुम बोलना है ई जो है वो है 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं जब एयर है, एप्सिलॉन लिख देते अगर कोई और मीडियम होता, इंटू डी। फिर 2 को कट कर दिया मैंने और a एप्सिलॉन नॉट बाई डी को एक साइड भेज दिया और उसको मैंने लिख दिया q बाई वी। मैंने तुम्हें क्या प्रॉमिस किया था कि जब जब q बाई वी दिखे मैं उसको c नाम रख दूंगा करके, ठीक है, उसी का नाम मैं c रख दूंगा। खत्म हो गया डेरिवेशन, सीबीएसई का 3 मार्क्स का डेरिवेशन खत्म हो चुका है। इसको पता नहीं 10,000 तरीके से अलग अलग बुक प्रूफ करते हैं। अगर तुम्हें ये वैसे सेल्फ सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं डेरिवेशन। ठीक है, नाउ दिस हैज कम, दिस इज द रियल डेफिनेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अब नोट्स इसमें बनाते जाते हैं, कुछ अलग अलग बातें। एक बात ये है कि अगर एनी अदर मीडियम हुआ, एनी अदर मीडियम, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए, ए एप्सिलॉन बाई डी। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते थे, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। समझ रहे हो ना, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को क्या लिख सकते थे, के से डिनोट कर देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मीडियम कुछ ऐसा बना दिए हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, तो वो सी नॉट जो था पहले पहले की जो कैपेसिटेंस वैल्यू थी जब एयर में था, उसके के टाइम्स हो जाता है इसकी कैपेसिटेंस। याद करो हमने एक बात लिखी थी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड ऑन द मीडियम करके, कोई और मीडियम रख दो हवा के अलावा, ठीक है, हवा के अलावा चाहे कोई मीडियम रख दो तो उसमें कैपेसिटेंस के टाइम्स होता है। नोट्स देखते जाना है, ये नोट देखो। अच्छा चलो इसे मैं और याद रखो, के कितना होता है फॉर वैक्यूम, बताओ तो, के कितना होता है, 1 होता है ऑफ कोर्स। के क्या डिनोट कर रहा है कि वैक्यूम से कितना गुना ज्यादा परमिटिविटी है इस मीडियम की। ठीक है, तो वैक्यूम से 1 गुना ही ज्यादा है, मतलब दुगुना तो नहीं है, वैक्यूम जितना ही है वैक्यूम खुद, तो के इक्वल टू 1, के इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, फॉर एनी अदर मीडियम इन द वर्ल्ड, फॉर एनी अदर मीडियम, दुनिया का कोई भी मीडियम आ जाए के 1 से ज्यादा रहेगा। मतलब उस कैपेसिटर के बीच में कुछ भी डाल दोगे ना, कुछ भी, तुम्हारी कुर्सी भी डाल दो, तुम्हारा पेन डाल दो, कुछ भी डाल दो इसके बीच में, तो तुम्हारी कैपेसिटेंस बढ़ गई है। और रियलिटी में हमेशा डाल के ही रखते हैं कुछ ना कुछ उसके बीच में, इन रियलिटी कभी ऐसा नहीं होता हवा भर के रखेंगे। देख तो रहे हैं ये फॉर्मूले से, कुछ भी डालो कैपेसिटेंस बढ़ जा रही है। ठीक है, के इक्वल टू इन्फिनिटी किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए, परफेक्ट, मेटल्स के लिए, ठीक है ना, के इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के बीच में अगर मेटल डाल दोगे ना पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा एकदम, तो वो इन्फिनिट कैपेसिटर हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये सोचो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने फिर इन्फिनिट कैपेसिटर का कैपेसिटर बना दिया है, अब जिंदगी सेट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिजिकली हाउ यू हैव टू थिंक दिस, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस में 1 वोल्ट का चार्ज लाने के लिए
1 वोल्टेज का चार्ज लाने के लिए तुम्हें इन्फिनिट चार्ज देना होगा, तब जाकर के उसमें 1 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। तुम खुद इतना समझदार तो हो ना, अगर ये पूरा जुड़ा हुआ है, मेटल डाले हो मतलब जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, और अगर जुड़ा हुआ है और कोई भी चार्ज जाएगा तो पूरा का पूरा पार हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि कंडक्टिंग पाथ है। कंटिन्यूअस फ्लो होगा। हाँ, कंटिन्यूअस फ्लो होगा, कभी इसके बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, तो टेक्निकली द कैपेसिटेंस इज इन्फिनिटी। 100% सही बात है कि हम इन्फिनाइट चार्ज देंगे ना तब 1 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, क्योंकि कभी नहीं आने वाला है वो डिफरेंस, क्योंकि वो फ्लो हो जा रहा है। ठीक है, तो खुश मत हो इस बात से। हाँ, लेकिन ये वाली बात से खुश होना है हम, ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है, तो दैट इज देयर। सब बातों का ध्यान रखो, ये टाइम से हो जाता है कैपेसिटेंस। बस 2 मिनट बेयर करो, फिर आज की लेक्चर खत्म हो जाएगी। सेकंड, सी डिपेंड्स ऑन, फिर से एक बार चीज को रिफ्रेश कर रहे हैं। ए पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम मतलब एप्सिलॉन। ठीक है, डी भी ज्योमेट्री को ही दिखा रहा है ना, ये क्या ज्योमेट्री को दिखा रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू और वी। क्यू और वी नहीं आ रहे इस फॉर्मूले में, तो डज नॉट डिपेंड। ओके, और ठीक है, अब ये देखो, डी को कम कर दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डी को ज्यादा कर दोगे तो कम हो जाएगा, एरिया को बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाओगे बढ़ेगा, वो सोच पाना तो काफी सरल है। एरिया बढ़ा रहे हो तो ज्यादा जगह है, ज्यादा जगह है चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो लोग कम रिपल्शन करेंगे। ठीक है, कम रिपल्शन करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा उनको मना पाना कि ज्यादा चार्ज स्टोर कर लो, है ना। ऐसे फिजिकली फील किया करो, फिजिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल। और हाँ, ये मैं बोल रहा था कि कैपेसिटर दुनिया में कभी कोई बंदा ऐसा नहीं बनाएगा जो मैन्युफैक्चर ढंग का होगा, ढंग का नहीं मतलब दुनिया में कोई नहीं बनाएगा कि बीच में कुछ डाले ना, वो कुछ डाले ना। तुमने पंखे का कैपेसिटर निकाल करके कभी फोड़ करके देखा है अंदर में क्या होता है? फोड़ दो इसको हथौड़े से, थोड़ा नहीं है सर, देख। क्या होता है अंदर में? आज घर का कैपेसिटर लेना, 50 रुपए का आता है, फोड़ देना। ठीक है, बस है, एक बार मार खा लेना। ठीक है, येलो कलर का कुछ मटेरियल मिलेगा तुम्हें कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, येलो येलो कुछ रहेगा, पीला पीला प्लास्टिक सा दिखेगा वो एक बेसिकली डाइलेक्ट्रिक है वो। ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक ही है, जिसकी कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी उसको डाला गया है, उससे कैपेसिटेंस बढ़ता है। या फिर तुम्हें कुछ और कलर का मटेरियल दिखे तब भी ठीक है, मान लेना, लेकिन कुछ ना कुछ भरा होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो लोहे होंगे, समझ रहे हो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। दिस इज नॉट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सिलिंड्रिकल में भी दो सरफेसेस होते हैं, एक अंदर में होता है और एक बाहर में होता है। ठीक है, और ये बीच में जो जगह है इसी में वो डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें। सर जो सिलिंड्रिकल और स्पेरिकल है वो दोनों भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हाँ, परफेक्टली सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कभी तुमने स्फेरिकल पढ़ा है, सिलिंड्रिकल पढ़ा है? नो सर। वैसे एसएल और बुक में ना पहले था, जब मैं पढ़ता था ना तो शायद ये सिलेबस में था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द थिंग, बट ये देखो, बहुत सरल है, बस 1 मिनट क्लियर करो, सेम प्रिंसिपल है। आई डोंट नो इसको सीबीएसई क्यों हटा दिया, बिकॉज स्टूडेंट सीखते हैं कुछ इससे। अंदर का रेडियस R1 है मान लो, बाहर वाले का रेडियस जो है R2 है मान लो। ठीक है, तो मैं इसमें फिर से वही करने वाला हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए ना ऐसा मान लो कि ये अंदर से भरा हुआ है, ये अंदर से सॉलिड है मान लो, ताकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ इसी गैप में रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होगी ना, बाहर निकल रही होगी हर तरफ, ऐसे करके बाहर निकल रही होगी हर तरफ। ठीक, तो मैं कहीं भी एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेता हूँ, ई डॉट डी आर शुड बी इक्वल टू वी, यही मेरा उसका भी स्टार्टिंग स्टेप था। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, डीवी का इंटीग्रेशन करने के बाद ही मुझे वी मिला। ठीक है,
अब इसमें मैं ना ईडी नहीं लिख सकता इस वाले में, क्योंकि ई लगातार बदल रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या हुआ करता था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये हुआ करता था कि फिक्स ई है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी ये लिखा था बाय द वे 2a बाई एप्सिलॉन नॉट, तो q बाई a ही सिग्मा है, ठीक है ना। याद करो, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात बता रहा हूँ मैं, प्लीज जाकर के रिवाइज करो इन सब चीज़ों। तो ई डॉट डी आर अभी यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ई कांस्टेंट था पहले, लेकिन यहाँ पे ई कितना होता है कोई भी एक बंदा बताएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। ये खुशी आपको नहीं मिलेगी सर। ना क्या वो तो बताओ। ई बताना है, ई यहाँ पे कितना होगा। ये 2 लैम्डा बाय आर। और थोड़ा सा इंप्रूव कर ले। देखो यहाँ पे ई जो होगा वो दो चीजों के चलते होगा, अंदर वाले के चलते और बाहर वाले के चलते। बाहर वाला बोलेगा मैं तो हॉलो हूँ, मैं अंदर में कुछ लगाता नहीं हूँ, मेरा जीरो है। अंदर वाला बोलेगा 2 के लैम्डा बाई आर होगा करके, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ऐसा नहीं लिख सकते इस केस में, सिंस नॉट कांस्टेंट, सिंस ई इज वेरिएबल। अगर वेरिएबल है तो थोड़ा इंटीग्रेट करना होगा। कर लिए 2 के लैम्डा एल एन आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालूं मैं बस पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ। मेरे पास दिमाग है, मैं एकदम गधों टाइप नहीं सोचता हूँ, है ना। ये तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं, तुम भी ऐसा बोलना। यू जस्ट हैव टू कीप द थिंग पॉजिटिव बिकॉज लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव। तो तुम ऐसी लिमिट डालो जिससे तुम्हारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, है ना। वरना एकदम डिटेल में जाओगे तो अब तो हमेशा टाइम खाता रहेगा तुम्हारा वो चीज। एकदम बारीकी में मत जाया करो, साइन कन्वेंशन से मोटी मोटी तरह पे देखा करो, फील से बन जाता है फिजिक्स। तो ये बन जा रहा है 2 के लैम्डा एल एन बी माइनस एल एन ए। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना बी बाई ए, तो क्योंकि बी बड़ा है यार, ये बी ए क्या है तुम समझ नहीं पा रहे होगे, मैंने गड़बड़ कर दी। बुक्स में ना जनरली क्या होता है, द स्टैंडर्ड नोटेशन विच दे यूज इज, ये R1 रेडियस ए है बोल देता है, R2 रेडियस बी है बोल देता है, ठीक है। वो बी और ए लिखा है मैंने, R1 ही, कोई अलग नहीं है, ये R1 ए है, R2 बी है। अब जो V आया है इसमें Q कहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को? Q तो दिख नहीं रहा है, लैम्डा में छुप रखा है। लैम्डा। हाँ, लैम्डा में छुप रखा है। तो ऐसा करो, ये जो रेजिस्टेंस था, सॉरी ये कैपेसिटर जो था वो इनफाइनाइट कैपेसिटर था। इनफाइनाइट मान लो, क्योंकि अगर इनफाइनाइट नहीं मानोगे तो एज में कुछ ऐसा आ जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एजेस पे, हाँ एजेस पे ऐसा आ जाएगा। तो ठीक है, मतलब इनफाइनाइट, इनफिनिट वन। अब इनफिनिट, फिर कुछ लोग बोलेंगे सर इनफिनिट वाला कैपेसिटर कहाँ से लाएंगे? भाई इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, ठीक है ना। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। तो मैं 2 के, इसको एक मिनट के लिए टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लिख देता हूँ। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ भी इन्फिनिटी है और क्यू भी इन्फिनिटी है, ठीक है। इसलिए फाइनाइट नंबर है ना ये, तुम समझ रहे हो। मैं क्यू को मुझे क्या तो उस चाहिए? इनफाइनाइट वाले का कोई छोटा सा पार्ट मान ले। हाँ, बुक्स में तो बताते भी नहीं यार इन्फिनाइट है करके, बुक्स में सीधा एल लेंथ ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं बात को, ठीक है। तो अपना अपना मन है, बताना चाहिए मेरे सर हिसाब से। इनफिनिट वाले का छोटा फॉर्म मतलब तुम समझो किसी छोटे हिस्से को देख रहे हो तुम, ठीक है, तुम कोई मतलब फाइनाइट लेंथ को देख रहे हो समझो बस। इनफिनाइट होता है ना तभी इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम ऐसे रेडियल होती है, वरना एज में इफेक्ट आएगा, ठीक है। एज में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और हो जाएगी। सोचो इस पॉइंट पे ये सभी लोग उधर भेज रहे होंगे, ये सभी चार्जेस, तो वहां पे इस डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? इन्फिनिटी वाले केस में ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता। जब इन्फिनिटी है तो हमेशा ऊपर में भी बराबर लोग हैं, नीचे में भी बराबर लोग हैं, तो नीचे वाले जो ऊपर भेज रहे होंगे, ऊपर वाले भी उतने लोग नीचे भेज रहे होंगे, तो इधर आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट मिनट, फास्ट ट्रैक करना होगा क्योंकि मेरी खुद की नेक्स्ट क्लास है। सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, देखो जब भी मेरे को क्यू बाई वी दिखेगा मैं उसको क्या बोल दूंगा? सी बोल दूंगा, ठीक है। तो मैं इधर ले जा रहा हूँ 1/2k ln b बाई ए इक्वल टू क्यू बाई वी, और एक एल भी है तो इसको मैं सी बाई एल बोल दे रहा हूँ।
ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है। सर पैरेलल प्लेट है सिलेंड्रिकल? सॉरी, सिलेंड्रिकल वाले का, ठीक है। सर बोल। अरे बीच वाला जो हिस्सा है इसको हॉलो रखें, सिलेंड्रिकल। जस्ट अ मिनट। बोलो। तो इस सिलेंडर को हॉलो रखें कि मतलब बीच में कुछ है? सिलेंडर के बीच में कुछ नहीं है, कुछ होता तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो के है ना, अगर कुछ मटेरियल डाल दिया, मान ले कोई मटेरियल, तो मैं 2k लैम्डा बाई आर जो लिखा है मैंने, उसको मैं क्या लिखता है रियलिटी में, 2k इंटू वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक छोटा सा के। ये के तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है और ये डाइलेक्ट्रिक है, तो ये हो जाता है वो। तब समझ गया क्या? यस सर। ठीक है, बस इतना ही। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो जनरली अब अगर वो क्वेश्चन दे ही देते हैं ना 5 मीटर की कैपेसिटर है करके, तो लेंथ को उधर भेज देना भाई, लड़ना मत उनसे, एज में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी करके, मत लड़ना, एल को उधर भेज देना। बाकी ये हो गया। स्पीयर का ऐसे बना करके देख सकते हो तुम, स्पेरिकल का, ये होमवर्क है तुम्हारे, लेकर के लाना, एचसीवी से पढ़ सकते हो। ठीक है, दिस इज होमवर्क। एक R1 रेडियस का है, एक R2 रेडियस का है, इसके लिए कैपेसिटेंस निकालो प्रोसेस से। ठीक है, बाकी यू कैन लीव नाउ, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आज इतना ही।